आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नए प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले पार्ट में मैंने 10 ऑप्शनल प्रश्नों पर चर्चा किया था और उसका बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया था। 10 प्रश्न में ही आधे घंटे से अधिक का समय लग गया, जिसके कारण मैं दूसरा पार्ट बनाने के लिए मजबूर हो गया और दूसरा पार्ट आवश्यक समझा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सभी 50 प्रश्नों को शामिल करके और एक ही वीडियो अगर मैं 3 से 4 घंटे का बना दूंगा तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू स्क्रीन पे आंखें गड़ाए रखना बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आधे आधे घंटे का ही वीडियो आप लोगों के बीच उपस्थित करूं, ताकि आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें, उसका अच्छे से नोट्स बना सकें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो पहले पार्ट में मैंने 10 प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज इसका दूसरा पार्ट है। आज भी देखते हैं कि कहाँ तक मतलब चलते हैं, क्योंकि हम विस्तृत चर्चा ही करेंगे। हर प्रश्न में के जो अलग अलग पोर्शन है जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, मैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो निश्चित रूप से यह श्रृंखला भी जो है आधे घंटे का ही रहेगा, उससे अधिक का वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि बनी ठनी चित्र जिसे भारत का मोनालिसा कहा जाता है, किस शैली का है और इसके कलाकार निहाल चंद किस शासक के दरबार में थे। इसी प्रश्न में 4 उत्तर हैं। पहला बनी ठनी को किसने बनाया था? निहाल चंद ने। भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? बनी ठनी को। उसके बाद अब अगला जो इसका प्रश्न है कि बनी ठनी चित्र जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है किस शैली का है और इसके कलाकार निहाल चंद किस शासक के दरबार में थे। तो निहाल चंद किस शासक के दरबार में थे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, किशनगढ़ शैली का यह चित्र है। इसका उत्तर होगा राजा सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली का यह चित्र है और किशनगढ़ शैली में 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं। पहला है बनी ठनी चित्र, दूसरा मोर ध्वज निहाल चंद जो बनी ठनी के चित्रकार हैं, और तीसरा राजा सावंत सिंह। इन्हें हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने चित्रों पर लगभग 75 बुकों की रचना की है। जो चित्रों से संबंधित हैं उसके इन्होंने 75 बुकों की रचना की है। किसी अन्य स्रोतों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन इन्होंने 75 बुकों की रचना की है। और राजा सावंत सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। और बनी ठनी चित्र इतना लोकप्रिय है कि भारत सरकार ने 5 मई 1973 को इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो बनी ठनी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने आपके साथ चर्चा किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, सित्तन वासल की गुफाएं
किस धर्म से संबंधित हैं और यहाँ की छतों पर बने कमल वन, लोटस पॉन्ड के चित्रों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सित्तनवासल की जो गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है और इस गुफा का निर्माण पांड्य शासक श्रीमार्ग श्री वल्लभ ने कराया था। तो सित्तनवासल की गुफा, सित्तनवासल का अर्थ होता है जैन संतों के सिद्धों का निवास। जैन संतों के सिद्धों का निवास। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने किया था? आप लोग लिख लीजिएगा कि टी.एस. गोपीनाथ ने गोपीनाथ ने इसकी खोज की थी और प्रोफेसर दुर्विल ने इसके लेख लिखे थे। और यहाँ पर सित्तनवासल में कमल वन का चित्र प्राप्त है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था कि किस गुफा के स्तंभों पर नृत्यांगनाओं के चित्र उकेरे गए हैं या चित्र मिलते हैं? तो इसका उत्तर भी होगा सित्तनवासल। ठीक है, तो सित्तनवासल से संबंधित यही सारे पॉइंट्स हैं जिनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं या पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि बादामी गुफा संख्या 4 जैन गुफा में किसकी प्रतिमा उत्कीर्ण है और यहाँ के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बादामी गुफा संख्या 4, बादामी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। पहले यह महाराष्ट्र में था लेकिन वर्तमान समय में यह कर्नाटक के बागलकोट जिले के आईहोल के पास स्थित है। और बादामी को हम वातापी के नाम से भी जानते हैं। वातापी के नाम से भी जानते हैं। और चालुक्य नरेश मंगलेश ने इस गुफा का निर्माण कराया था। यहाँ बादामी गुफा में कुल 4 गुफाएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। पहली गुफा शैव धर्म को समर्पित है, अर्थात यहाँ भगवान भोलेनाथ से संबंधित या शिव पार्वती से संबंधित, शिव पार्वती का विवाह। और शिव मतलब शैव धर्म का अर्थ होता है शिव, भोलेनाथ से संबंधित। अगर प्रश्न पूछे कि बादामी के किस गुफा में शिव भोलेनाथ से संबंधित या शिव विवाह का चित्र मिलता है तो वह गुफा संख्या 1 होगा। और जो दूसरा और तीसरा गुफा है वह है वैष्णव धर्म को समर्पित है। चौथा जैन गुफा। तीसरी जो गुफा है बादामी की वह सबसे बड़ी गुफा है और अलंकृत भी है। ध्यान रखिएगा कि बादामी की कौन सी गुफा सबसे बड़ी है, तो गुफा संख्या 3 सबसे बड़ी है। और स्टेला क्रैमरिस ने यहाँ के चित्रों को शिव विवाह, मैंने बताया अभी कि गुफा संख्या 1 में शिव विवाह से संबंधित दृश्य मिलता है और जिसे स्टेला क्रैमरिस ने उसको नाम दिया था। ठीक है, तो
प्रश्न इसमें है कि बादामी गुफा संख्या 4 जैन गुफा में किसकी प्रतिमा का। अब जैन गुफा, चौथी गुफा जैन धर्म में से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा आदिनाथ, ऋषभनाथ। ठीक है, आदिनाथ ऋषभनाथ देव के से संबंधित प्रतिमा चौथी गुफा में मिलती है। और स्टेला क्रैमरिस ने इस मूर्ति को आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एलिफेंटा गुफाओं में स्थित त्रिमूर्ति महेश मूर्ति, त्रिमूर्ति या महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है और यह द्वीप किस नाम से पुर्तगालियों द्वारा प्रसिद्ध किया गया। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह मुंबई के पास समुद्र में स्थित है और इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। पुर्तगालियों ने यहाँ के पत्थर के एक विशाल हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रखा और यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति के लिए एलिफेंटा गुफा प्रसिद्ध है। और इसकी ऊंचाई 17.10 फीट है, लेकिन 17.10 फीट है, लेकिन विकल्प में 17.10 फीट कहीं नहीं दिया है, तो इसका उत्तर होगा 18 फीट। इसका उत्तर होगा 18 फीट। तो एलिफेंटा गुफाओं जिसका प्राचीन नाम धारापुरी था और पुर्तगालियों ने एक विशालकाय पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था और यह मुंबई के पास स्थित है। एक मुंबई गेटवे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र में स्थित है। यह एक द्वीप है और इसी द्वीप को धारापुरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका नाम चेंज करके एलिफेंटा रख दिया था। ठीक है, और यहाँ शिव पार्वती विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं, लेकिन एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वह सर्वाधिक त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में प्रतीकों का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है और दशावतार मंदिर देवगढ़ किस काल की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल। भारतीय वास्तुकला का या कला का प्रथम जो स्वर्ण युग है वह गुप्त काल ही था। तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है। और यहाँ पर देवगढ़ जो कि झांसी में स्थित है और यह दशावतार मंदिर। एक चीज़ और इसमें पूछा जा सकता है कि जो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है यह किस शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यह पंचायतन शैली का है। किस शैली का है? पंचायतन। यह किस शैली का है? पंचायतन शैली का है और इसमें प्रथम शिखर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में ही मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में ही मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। वो तीनों प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे?
पूछा जा सकता है। तो पहला मथुरा सारनाथ, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र अर्थात पटना। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये तीनों गुप्त काल की मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन सी मुहर है जिसमें एक पुरुष को 3 मुखों और सींगों के साथ दिखाया गया है, जिसके चारों ओर पशु विराजमान हैं? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन सी मुहर है? तो इस मुहर को हम पशुपति शिव मुहर के नाम से जानते हैं। यह मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो आप लोग लिख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुई है। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था। ध्यान रखिएगा कि आद्य शिव इसे किसने कहा था? जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था। ठीक है, और इस मूर्ति की, इस मुहर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पता है? इसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ हैं। इसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ हैं, बाई ओर गैंडा और भैंसा है, और नीचे 2 हिरण हैं। नीचे 2 हिरण हैं। और यह मुहर किससे बनी थी? तो यह मुहर सेल खड़ी या स्टेटाइट से बनी थी। ठीक है, तो पशुपति शिव मुहर, जिसे आद्य शिव कहा जाता है और जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव का नाम दिया था, यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। और इस मुहर की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसके दाहिनी ओर हाथी और बाघ हैं, बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, तथा नीचे 2 हिरण हैं, और इसे स्टेटाइट या सेल खड़ी से बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पाल शैली के चित्रों का मुख्य आधार क्या है और अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का चित्रण किस शासक के काल में हुआ? प्रश्न 2021 के टीजीटी में पूछा गया था कि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो उसका उत्तर पाल शैली होगा। ठीक है, तो पाल शैली में से संबंधित है। अब इसका मुख्य आधार क्या था? पाल शैली के चित्रों का मुख्य आधार क्या था? तो उसका मुख्य आधार क्या था? ताड़पत्र। ताड़पत्र 2 ऑप्शन है, रामपाल। लेकिन इसमें अगला प्रश्न पूछ लिया है कि अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता ग्रंथ का चित्रण किस शासक के काल में हुआ था? तो यह महिपाल और देवपाल के शासन काल में हुआ था। और इसका जो मुख्य आधार है वह है ताड़पत्र। पाल शैली का केंद्र बंगाल है। ध्यान रखिएगा, इसका केंद्र जो है बंगाल है, और बिहार नेपाल भी इसका केंद्र ही था, क्योंकि पाल शासकों के यह क्षेत्र थे, बिहार और नेपाल। अगर ऑप्शन में ये तीनों दिया रहेगा तो तीनों सही है। अगर इन तीनों के अलावा चौथा भी कोई विकल्प दिया है तो उसका उत्तर बंगाल सही होगा। इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना, पाल शैली की स्थापना किसने किया था? धीमान और वित्तपाल,
धीमान और वित्तपाल ने इस शैली की स्थापना की थी और यह शैली बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा महायान। हीनयान में किसी तरह के चित्र बनाने या महिमा मंडन करने का जो विचार था वह निषेध था। तो महायान में महायान संप्रदाय से ही संबंधित था और यह चित्र ताड़पत्र पे बनाया गया था, जिसे पाल्म लीफ भी कहते हैं, जिसे पाल्म लीफ भी कहा जाता है। और पाल शैली के जो चित्र होते थे वह 22.25 इंच गुणते 2.25 इंच का होता था। 22.25 इंच और गुणते 2 इंच, 22.25 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता था। यह पाल शैली के जो ताड़पत्र बनाए जाते थे उसका यह माप था। कई बार यह पूछा भी गया है। और जो रेखाएं होती थीं वह काली और चटक रंगों की होती थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र की वह कौन सी प्रति है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? कल्पसूत्र की वह कौन सी प्रति है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा जौनपुर प्रति बड़ौदा संग्रहालय में यह रखी गई है। इस स्वर्ण अक्षरों वाली प्रति की रचना कब की गई थी? अगर यह प्रश्न पूछ लेगा तो इसका उत्तर होगा 1467 ईस्वी में। कब की गई थी? 1467 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपभ्रंश शैली में कागज पर चित्रण की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? अपभ्रंश शैली में कागज पर चित्रण की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। 1350 ईस्वी के आसपास कागज का प्रयोग शुरू हुआ। इससे पहले ताड़पत्रों का प्रयोग होता था। पाल शैली के जो चित्र बनाए जाते थे वह ताड़पत्रों पर ही बनाए जाते थे। कल्पसूत्र की कागज वाली प्रतियां 15वीं शताब्दी में बनी और इस शैली में रंगों में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। तो अपभ्रंश शैली में कागज पर चित्रण की शुरुआत 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, अपभ्रंश शैली जैन शैली का ही एक रूप है। चलिए नेक्स्ट। लौर चंदा और चौरा पंचाशिका के चित्रों में किस शैली के पूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं? तो लौर चंदा और चौर पंचाशिका के चित्रों में किस शैली के पूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी शैली। इसका उत्तर होगा राजस्थानी शैली। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चौर पंचाशिका बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। बिल्हड़ लिख लीजिएगा कि चौर पंचाशिका के रचनाकार बिल्हड़ हैं। और इसमें राजस्थानी शैली के चित्रों की शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कोणीयता, चटक रंग और आभूषणों का विस्तृत अंकन जो है
राजस्थानी शैली का वह इसमें मिलता है। ठीक है, इसे अपभ्रंश और राजस्थानी शैली के बीच की कड़ी भी माना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसे अपभ्रंश और राजस्थानी शैली के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो 10 प्रश्न आज के हो गए हैं और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले पार्ट में मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।